हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू आपके साथ कंटिन्यूसली बना रहा पूरे सेशन के शुरुआत के लेक्चर से लेकर के सारे चैप्टर्स के लेक्चर से लेकर के और पेपर की सैंपल पेपर की प्रैक्टिस तक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर हम आईएससी के सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर दिए हुए हैं और सैंपल पेपर में हमने डिस्कशन भी किया है, अच्छे से हम लोगों ने उसको सॉल्व किया था और आज भी पूरे के पूरे पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर के और चालू करते हैं आईएससी के आज सैंपल पेपर सेट फर्स्ट को। लेकिन आपको याद रखना है, जैसे कि कुछ हमारे स्टूडेंट जो सीबीएसई के सैंपल पेपर को देखा तो भाई उनको अगर आईएससी को देखना था तो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। आपको भी चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे फर्दर पेपर्स के लिए। तो समय ना गंवाया जाए और समय भी ना गंवाए, हम लोग चालू करते हैं अपना सैंपल पेपर। आईएससी के सैंपल पेपर का पैटर्न बता दूं स्टूडेंट, तो आईएससी के सैंपल पेपर भी हमारा 80 मार्क्स का होता है। सॉरी, नॉट 80 मार्क्स, इट्स 70 मार्क्स। मिसप्रिंट करना ऐसा रहता है। 70 मार्क्स का हमारा है ये पेपर। और हम अगर डिस्कस करें तो हमारे सीबीएसई से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिकॉज यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन या वन वर्ड आंसरिंग वाले क्वेश्चन बहुत मिल जाते हैं हमको, जबकि सीबीएसई थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस पे चलता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ सेक्शन भी कम होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हमें वन वर्ड वाली चीजें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो चलिए भाई इंस्ट्रक्शन बताएं क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन कहते हैं This paper comprises two parts, part 1 and part 2. Answer all the questions. Okay. Part 1 contains question of 20 marks having subparts. Section A contains 7 question of 2 marks. यानी देखिए पहला पार्ट 20 मार्क्स का बता ही रहा है, इसके बाद कह रहा है कि सेक्शन A contains 7 question of 2 marks, यानी 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन है, तो 14 ये हो गए, 20 ये हो गए। कह रहा है सेक्शन B, देखिए पहले 2 पार्ट बनेंगे। पार्ट फर्स्ट जो 20 मार्क्स का है, फिर आपका जो पार्ट फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेक्शन ए। सेक्शन ए जानते कहां पर आएगा, यानी इतनी चीजें आपकी आ रही हैं पार्ट सेकंड में। ये पार्ट सेकंड होगा हमारा। पार्ट फर्स्ट 20 मार्क्स का था, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है। पार्ट सेकंड जहां पर सेक्शन ए और सेक्शन बी में बाइफरकेट होगा। सेक्शन ए कंटेन करना 7 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स से 7 क्वेश्चंस है हमारे पास, यानी 14 मार्क्स का क्वेश्चन। सेक्शन बी कंटेन 7 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, 7 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, यानी कि 3 मार्क के 7 क्वेश्चन, 7 3 21 हो गया। एंड अगर आप टोटलिंग करते हैं, चलिए टोटलिंग कर लेते हैं इसके, तो कितना पहुंच रहा है भाई, कहीं भी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? हाँ देख लीजिए, 20 21 14 55। और यहां पर एक देखिए सेक्शन सी भी दे रहा है। सेक्शन सी कंटेन्स 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, यानी 5 3 15, ऐड कर दीजिए 15 इसमें, 5 6 70 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। यानी अगर हम बात करें आईएससी, तो ये बोर्ड का भी पैटर्न होगा, जो पैटर्न यहाँ 11th वाले देख रहे हैं यही पैटर्न बोर्ड में है, और बोर्ड के भी मैंने पेपर डाले हुए हैं आईएससी वाले। तो यहाँ पर भी 70 मार्क्स का है, सारे इंस्ट्रक्शंस वही होते हैं, लेकिन आप अभी 10th पास आउट होकर के 11th का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये जरूरी है कि हमें क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो पता होना चाहिए। तो फॉर्मेट कहता है पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट जो फर्स्ट है उसमें सेक्शन ए दिया गया है, वो 20 मार्क्स का है। पार्ट सेकंड जो है वो भी डिवाइड हमारा किसमें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में। ए में 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन है, यानी 14 क्वेश्चन। बी में आपको 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 21। बहुत कुछ सिमिलरिटीज चलती है सीबीएसई पेपर में इस जगह पर। एंड सी जो हमारा सेक्शन सी है, वहां पर 3 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। ओवरऑल 70 मार्क्स का हमको थ्योरेटिकल पेपर देना होता है, प्लस 30 मार्क्स के लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है प्रैक्टिकल्स पे। तो जो आपके लैब में प्रैक्टिकल्स होती हैं, उस प्रैक्टिकल्स पे आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। ओवरऑल 100 मार्क्स का हमारा ये रिजल्ट में पेपर आएगा। तो हम इस 70 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉर्मेट आपने अच्छे से समझ लिया है। सबसे पहला पार्ट हमारा है पार्ट 1। सबसे पहला पार्ट 1। चलिए क्या कहते हैं पार्ट 1 जी।
आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। नेम द वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया। कह रहे हैं वायरस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ऐसे वायरस का नाम बताइए जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो फ्रेंड्स ऐसे वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। जो वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है और बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम है। नेम द ऑर्गेनेल ऑफ द सेल कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, सुसाइडल बैग्स यानी कि लाइसोसोम। क्यों सुसाइडल बैग्स है? बिकॉज लाइसोसोम के अंदर लाइसोजाइम नाम के एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करने का, या कोई सेल ऑर्गेनल डैमेज हो गया तो उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। हालांकि उसमें खुद भी मर जाते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो वही काम हुआ, खुद तो बेचारे मर रहे हैं हमारे लाइसोसोम्स, लेकिन साथ साथ में हमारे डैमेज सेल ऑर्गेनल को जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो सही से वर्किंग नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। राइट वन सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। देखिए दो टाइप के डिवीजन होते थे, एक माइटोसिस and the second one is meiosis. माइटोसिस एंड मियोसिस, दो हमारे पास सेल डिवीजन टाइप। माइटोसिस बेसिकली हमारे सोमैटिक सेल्स में होता है, यानी अगर हमारी बॉडी की कभी ग्रोथ करता है, आपसे पूछता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर रहा है तो वहां से कौन सा सेल डिवीजन है, तो वहां पर आपने माइटोसिस रखना है। लेकिन जब कभी रिप्रोडक्शन की बात आ जाएगी, हमारी बॉडी में गैमीट्स बनने की बात आ जाएगी, तो गैमीट्स बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल डिवीजन है वो है हमारा मियोसिस। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि मियोसिस के थ्रू हमारे पास 4 एक मदर सेल से स्पर्म यानी 4 स्पर्म बनेंगे। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। मियोसिस सेल डिवीजन में एक घटना घटती है, उस घटना को क्रॉसिंग ओवर नेम दिया जाता है, जहां पर डीएनए का एक्सचेंजमेंट होता है। सीबीएसई के पेपर में डिस्कस किया था मैंने क्रॉसिंग ओवर पे। तो जब क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस में, तो वहां पर क्या होता है, डीएनए एक्सचेंज होते हैं, और डीएनए एक्सचेंज होने के कारण ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन आता है। यानी आप अच्छे से लिख सकते हैं कि वेरिएशन अकर ड्यू टू द मियोसिस सेल डिवीजन। तो वेरिएशन आता है, इसलिए जब भी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसके बच्चे, अपन लोग में देख लें, हमारे अगर पेरेंट्स हैं और अगर 2 या 3 भाई हैं, इन कुछ केसेस में छोड़ दें, ट्विंस में छोड़ दीजिए, और वो भी आइडेंटिकल ट्विंस में मैच करते हैं पूरी तरीके से, अदरवाइज हम अपने पेरेंट्स के बेटे हैं, हम अपने पेरेंट्स के भाई बहन, लेकिन फिर भी हम में चेंजेस होते हैं। यार अगर एक ही पापा से एक ही मम्मी से पैदा हो रहे हैं हम, तो भाई दूसरा भी जो पैदा हो मेरे जैसा हो ना, मेरे साथ क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि जब गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, तो वहां मियोसिस सेल डिवीजन रहता है। और मियोसिस सेल डिवीजन में एक्सचेंज होते हैं डीएनए सेगमेंट। पता नहीं होता कौन सा डीएनए किसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, कौन सा डीएनए किसके साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो उसको लिए हम ये मानते हैं कि जब कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसके अंदर एक डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस को हम वेरिएशन नाम देते हैं। तो मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है कि ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस मेंटेन रहता है, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट बने रहते हैं। नेम द लिम्बलेस एनिमल। अब इस आदमी सोचता है लिम्बलेस एनिमल क्या चीज है यार, बड़ी, अरे यार लिम्ब का मतलब हो गया चलने फिरने वाले ऑर्गन, लेस का मतलब नहीं है। तो लिम्बलेस ऑर्गन में आप क्या कर सकते हैं? जिसके पास लिम्ब्स है ही नहीं, चलने वाले ऑर्गन ही नहीं है। अरे तो बहुत सारे हमारे ऑर्गन है यार, तुमने स्केल्स ले लो, है ना? तो अगर अर्थवर्म ले लो, तो अर्थवर्म क्या लिम्बलेस है? उसके पास कौन से हाथ पैर है? कि है हाथ पैर? नहीं है। तो अर्थ भी क्या हो गया? एक हमारा लिम्बलेस ऑर्गेनिज्म हो गया। नेम द लार्जेस्ट लिम्फ वेसल। सबसे बड़ी लिम्फ वेसल का नाम क्या होता है? लार्जेस्ट लिम्फ वेसल। तो ये जो लार्जेस्ट लिम्फ वेसल होती है उसे लैक्टियल कहा जाता है। लैक्टियल होती कहां पर है? तो ये होते आपके विलाय में। अब विलाय कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उन्हें विलाय कहते हैं। तो आपसे पूछता है नेम द लार्जेस्ट लिम्फ वेसल, तो लार्जेस्ट लिम्फ वेसल इज लैक्टियल। व्हाई ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स इन एक्सपायरेशन। जब आप सांस को फेंकते हैं तो ट्रैकिया क्या का पार्ट था आपका? ये वाला पार्ट है ट्रैकिया, नीचे फिर लंग्स। तो कह रहे हैं ट्रैकिया है
ये ट्रैकिया कोलैप्स क्यों नहीं होते? कोलैप्स का मतलब सिर्फ टूट जाना, पिचक जाना। भाई एक तो ट्यूब है, एयर भर गई है तो फैल गए हैं, एयर निकल गई तो पिचक जाना चाहिए, लेकिन करें पिचक क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि ट्रैकिया पे कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है, कार्टिलेजिनस कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है हमारे ट्रैकिया पे, इसलिए हमारी ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ cartilaginous ring, trachea don't collapse during expiration. What is the function of contractile vacuole? देखिए वैक्यूल बहुत सारे होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं और कुछ एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक खास टाइप की वैक्यूल है, और ऐसा वैक्यूल बेसिकली देखने को मिलता है अमीबा में। अमीबा में खास करके हमें देखने को मिलता है ये वैक्यूल। इस वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? अमीबा में ये वाटर बैलेंस करने का काम करता है, वाटर क्वांटिटी को बैलेंस करता है। ये वाटर क्वांटिटी को क्या करेगा? बैलेंस करने का काम करता है हमारा अमीबा। तो उस अमीबा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो इट मेंटेन द ऑस्मोरेगुलरिटी, इट मेंटेन द वाटर क्वांटिटी। नेम द स्टेज ऑफ फूड व्हेन पासेस आउट फ्रॉम स्टमक। कहना जब आपने खाना खाया, खाने को च्यूइंग किया, swallowing किया, एसोफेगस में गया, खाना स्टमक में पहुंचा, अब जब स्टमक से बाहर निकल रहा खाना, जिस फॉर्म में निकल रहा खाना, उस फॉर्म का नाम क्या है? तो भैया हमारे स्टमक से निकलने वाला जो फूड है, जिस फॉर्म में निकलता है, उसे बोलते हैं हम लोग काइम, CHYME, काइम। कब बोल रहे हैं? जब वो हमारे स्टमक से पास आउट हो रहा है, तो मैं टर्म दे दिया काइम। चलिए अब आ जाइए ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन चूज करने हैं। Which component provides energy for various metabolic activities? कह रहा है ऐसा कौन सा सेल इसमें ऑर्गन है जो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी को जनरेट करता है? तो बच्चा जानता है पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट्स मीन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ राइट आंसर। पार्ट ऑफ बॉडी which releases urea in small amount। कह रहा बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो यूरिया को रिलीज करता है स्मॉल अमाउंट में? हमें अच्छे से पता है कि जब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का लेक्चर पढ़ा था, तो वहां पे हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेनली हमारी किडनीज होती थी, वो यूरिया को फिल्टर करता था। लेकिन कह रहा है इसके अलावा कौन सा ऑर्गन है जो यूरिया रिलीज करता है, स्मॉल अमाउंट में ही सही, लेकिन रिलीज करता है? तो मेरे दोस्तों उसका आंसर होगा स्किन। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप दौड़ते हैं, भागते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट करने के कारण आपकी बॉडी कहते हैं डिटॉक्सीफाई हो जाती है, आपका ब्लड साफ हो जाता है। क्यों साफ होगा? कि जब आपका स्वेट निकलता है, उस स्वेट में स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी निकलता है, याद रखिएगा। इसीलिए आप रिलैक्स फील करते हो जब थोड़ा वर्कआउट कर लेते हो, क्योंकि डिटॉक्सीफाई हो गई बॉडी। ऑन मैच्योरिटी एंड ओव्यूल्स फॉर्म अप। देखिए यहाँ मैच्योरिटी का जो मतलब ये आता है, ये नहीं कि पेड़ लगा है 10 साल बाद मैच्योर होगी, नहीं। मैच्योरिटी का मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो कह रहा है कि अगर फ्लावर की जो ओव्यूल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इस ओव्यूल का क्या फॉर्म बनेगी? तो भाई ऑन मैच्योरिटी ओव्यूल्स फॉर्म्स सीड। ओव्यूल हमारे सीड बनाते हैं और ओवरी हमारी फ्रूट बनाती है, इस चीज को याद रखें। तो जब कभी भी आ जाए कि भाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल का क्या हुआ, तो ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ओके, चलिए। फैटी एसिड इज एब्जॉर्ब्ड इन। जब हम लोग खाना खाते हैं, हमारा जो फैट होता है, हमारा फैट फैटी एसिड में ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन किया जाता है। तो कह रहा है ये फैटी एसिड कैसे पहुंचता है हमारी बॉडी में, कहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है? तो सबका सवाल होता है सर सारा खाना, सारा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है विलाय के थ्रू, है ना? तो भैया यहाँ पर विलाय के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, लेकिन कौन लेगा ऑर्गन? लैक्टियल लेगा। यानी जो हमारी लार्जेस्ट लिम्फ वेसल्स थी लैक्टियल, उस लैक्टियल से वाटर को आई मीन फैटी एसिड को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो फैटी एसिड जो एब्जॉर्ब हो रहा है, ये फैटी एसिड एब्जॉर्ब हो रहा है हमारे लैक्टियल में। अब दो साइंटिस्टों का सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन पूछता है बोर्ड, हमारा बोर्ड भी पूछता है और यहाँ पर भी पूछा जाएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे जरा। बोर्ड भी हमारे क्वेश्चन करते हैं, कंट्रीब्यूशन रोल पूछता है आपसे साइंटिस्ट का।
गिव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजी। क्या बायोलॉजी में कंट्रीब्यूशन किया? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी नाम से देखिए, गोल्जी लिखा हुआ, गोगी लिखा हुआ, गोल्जी है, कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो जो गोल्जी हैं, इसी से बना है गोल्जी बॉडी, इन्हीं से बना है गोल्जी बॉडी। तो कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था गोल्जी बॉडीज को, जो कि एक तरीके से हमारे एक ट्रांसपोर्ट मेथड को सेल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, चीजों को प्रोटीन जैसे कोई एंजाइम आया उसको मैच्योर करना, उसको स्टोरेज करना, उसकी पैकेजिंग करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सारी जिम्मेदारी उठाई हमारी गोल्जी बॉडी ने। और इस गोल्जी बॉडी को बताने की जिम्मेदारी उठाई कैमिलो गोल्जी ने। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक से मिला जुला इनका नाम लगता है। रॉबर्ट हुक तो बहुत ही बड़ी हस्ती थी जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या काम किया? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, NUCLEUS, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि दुनिया की सबसे बड़ी एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिस्कवरी की बात करें तो सबसे बड़ी डिस्कवरी थी हमारी सेल। उस सेल की डिस्कवर करने वाले भाई साहब रॉबर्ट थे। और सेल के अंदर मौजूद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें हमारे डीएनए में होते हैं यानी न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाले भी रॉबर्ट हुए। लेकिन रॉबर्ट का क्या लग गया? रॉबर्ट ब्राउन। ओके, चलिए ये भी कंट्रीब्यूशन हो गया। डिफाइन द फॉलोइंग, ठीक है, डिफाइन करते हैं फॉलोइंग। भाई क्या डिफाइन करना है? तो डिफाइन द फॉलोइंग में कह रहा है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। देखिए, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज अ फिजिकल अपीयरेंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्स, अ पर्टिकुलर जेंडर, दे विल बी मेल और दे विल बी फीमेल। अब समझिएगा हिंदी में सेक्सुअल डाइमॉर्फ। देखिए, सेक्सुअल का मतलब आ गया कि सेक्स से बात हो रही है, रिलेटेड सेक्स से बात हो रही है। और डाई का मतलब हो गया टू, डाई का मतलब टू। तो सेक्सुअल मतलब सेक्स से रिलेटेड बात है, डाई मतलब टू, यानी यार दो सेक्स की बात हो रही है, दो अपोजिट सेक्सेस की बात हो रही है, दो अपोजिट जेंडर की बात हो रही है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या है? यानी ऑर्गेनिज्म का वो फिजिकल अपीयरेंस है, ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस, जिस अपीयरेंस के कारण हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। आप इस चीज को अच्छे से जानते हैं। आप चाहे किसी एनिमल्स को ले लीजिए, वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो कर रहा है। आप हमें देखेंगे तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो कर रहा है। क्लियर? तो जब एक ऐसा फिजिकल अपीयरेंस जिससे हम सेक्सुअली या जेंडर के फॉर्म में लोगों को डिफरेंशिएट कर सके, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है? ओके, टाइडल वॉल्यूम सब कुछ मेरे लेक्चर से है, सारा का सारा पेपर मेरे लेक्चर से है। अगर लेक्चर आप देखते तो शायद या पढ़ लेते अच्छे से तो ये तो फटाफट हो जाता। चलो फिर भी कोई बात नहीं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? कह रहा है नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन में जो भी आप टोटल एयर ले रहे हैं वो 500 ml लेते हैं। यानी एक इंस्पायरेशन में 500 ml लेंगे, एक्सपायरेशन में 500 ml निकालेंगे, यानी आधा लीटर, है ना। तो 500 ml हम नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml इनहेल करेंगे या 500 ml एक्सहेल करेंगे। यही जो वॉल्यूम है इसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। मतलब द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर which is inspired or expired is called tidal volume. ओके, तो tidal volume हो गया। ये कितना होता है? 500 ml। अब इसी से अगर आप आइडिया लगा लें तो भाई आप ब्रीदिंग कितनी करते हैं? 12 to 15 टाइम ब्रीदिंग करते हैं 1 मिनट में, पर मिनट 12 to 15। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट में आप कितनी ब्रीदिंग कर रहे हैं? अबाउट 6000 ml। 6000 ml आप एयर लेते हैं 1 मिनट में। और वही कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं पता है आपको? 6000 ml मतलब 6 लीटर। 1 मिनट में आप 6 लीटर एयर ले रहे हैं और 6 लीटर एयर बाहर निकाल रहे हैं। बड़ी बात है, इससे आप कुदरत आप पे कोई पैसे नहीं ले रही है इसके लिए। नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो हाथ को सिकोड़ना, हाथ को फैलना, एवरीथिंग इज आपकी जो भी बॉडी की टोटल लोकोमोशन या टोटल मूवमेंट इज डिपेंड्स अपॉन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण मसल का सिकुड़ना और फैलना होता है, जिस कारण
आप लोकोमोट या मूवमेंट कर पाते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का, देखिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मिनिमम the amount of minimum stimulus which is responsible to generate a muscles contraction, which is generate to muscular stimuli impulse is called threshold stimulus। जैसे आप बैठे हुए हैं और हल्की सी एयर चली, या आप देखें अगर आपसे बहुत दूर कोई इंसान अगर बोले तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। वही यार आदमी धीरे धीरे तुम्हारे पास है, कोई आदमी 100 मीटर खड़ा है, 200 मीटर दूर खड़ा है, 300 मीटर दूर खड़ा है, वो वहां से तुमको आवाज दे रहा है धीरे धीरे, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्सेस के आवाज दे रहा है, तुम नहीं सुन पाओगे। बैठे हो आराम से, देख लो सामने हम बैठे, वो धीरे धीरे तुम्हारे और करीब आ रहा है। अब एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी जिस जगह पर आपको उसकी आवाज सुनाई देने लग जाएगी, यानी वो मिनिमम स्टिमुलाई जो आपकी बॉडी के सेंस ऑर्गन में सेंसेशन ला दे, इंपल्स जनरेट कर दे, उस स्टिमुलस को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में वो स्टिमुलस जितने से मसल्स समझ जाए कि हमें कॉन्ट्रिक्ट होना है, उस हम लिमिट को थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। आंसर द फॉलोइंग, गिव वन डिफरेंस बिटवीन SER एंड RER। देखिए SER का मतलब हो गया स्मूथ, साउथ बोलने जा रहा था मैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड RER की बात करें तो क्या बनेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के पार्टिकल्स नहीं पाए जाते, जबकि रफ में राइबोसोम के पार्टिकल्स होते हैं। अब एक तो डिफरेंस ये रहा ऑन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। दूसरा डिफरेंस ये है, जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैटी एसिड या आप कह सकते हैं लिपिड का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि हमारी जो RER होती हैं ये RER प्रोटीन बनाती हैं। वो प्रोटीन एंजाइम हो सकती है, वो प्रोटीन हार्मोन्स हो सकते हैं। ये काम इनका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन में क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, What kind of lining does trachea have? Trachea यानी कि हमारा एक विंड पाइप समझ लीजिए ट्रैकिया है। कह रहा है ट्रैकिया में क्या स्पेशल टाइप की लाइनिंग होती है। तो अगर मैं बात करूं ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू काम क्या करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल आता है उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम करते हैं। जो भी लिक्विड बह रहा है, जो भी म्यूकस बह रहा है, उसको एक यूनिडायरेक्शन में ले जाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप जो है किस काइंड की है, तो भाई वो है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ciliated epithelial tissue. Which protein is responsible for muscles contraction? कह रहे हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन यानी खिंचाव, आप जो सिकोड़ रहे हैं, फैला रहे हैं हाथ को, कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल, कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, तो भाई एक एक्टिन होती है एंड अनदर मायोसिन। टू टाइप की प्रोटीन्स होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अभी इसके बारे में डायग्रामेटिक, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो भी कंपटीशन क्वेश्चन से भी, इसलिए थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन और भी लॉन्ग दिया है मैंने, जिसमें अच्छे से आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ओके, पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। 20 मार्क के क्वेश्चन को हमने भी सॉल्व किया। चलते हैं पार्ट सेकंड पे, जो कि 14 मार्क्स को लेता है और सेक्शन ए है इसका, यानी कि 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन हमें फाइट करने हैं। चलिए चालू करते हैं अपना सिलसिला। अभी तक तो 1 मार्क्स से थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है ड्रा द एनाटॉमी ऑफ मसल्स
एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, मसल्स को इंटरनली अगर देखा जाए तो कैसे दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मसल्स को नहीं देखना है हमें उस मसल्स में पाए जाने वाली प्रोटीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है। तो चलिए चलते हैं मसल्स की एनाटॉमी पर। मसल्स की एनाटॉमी पे मेरे पास अच्छा खासा आपके लिए कंटेंट है, आप देख रहे होंगे अच्छे से। यहाँ पर हमारे पास ये एक मसल फाइबर है। मसल्स फाइबर मायोफिब्रिल से लिया गया है। आपकी पूरी बॉडी में सबसे पहली बात तो जो है मसल्स है कि मसल्स बंडल है, और उस मसल्स बंडल के अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं, बहुत माइन्यूट से थ्रेड होते हैं। जब उस थ्रेड को हमने देखा मायोफिब्रिल को, तो हमें अंदर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। हमें कुछ लाइट और कुछ डार्क बैंड दिख रहे हैं, ये लाइट है एंड ये डार्क बैंड्स हैं। बचपने में हमें पढ़ाया गया है, और हम बड़े जब भी मसल्स बनाते हैं तो मसल्स में हम लाइट एंड डार्क बैंड बनाते हैं। तो याद करिए हम मसल्स कैसे बनाते थे, हम मसल्स में ये ऐसे रहते थे, ये ऐसे उठाया और उठाने के बाद हम क्या करते थे, ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे 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 ये किया, ऐसे ऐसे यहाँ किया, ऐसे ऐसे यहाँ किया। ये लाइट बैंड था और ये क्या था, डार्क बैंड था। oh sorry my god, that is the dark band and this is the light band, जो डार्क दिख रहा है। अब बात आती है जो लाइट है एंड डार्क बैंड था, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन पे रखा क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो लाइट और डार्क का मसला हमें यहाँ पे सॉल्व करना है कि वो लाइट दिखने वाली चीज और डार्क दिखने वाली चीज था क्या। तो लाइट और डार्क की बात करें तो आप देखिए, आपको पूरे के पूरे मसल्स में अगर आप देखेंगे मायोफिब्रिल 2500 पर फाइबर्स, 8000 सैक्रोमियर्स पर मायोफिब्रिल, यानी मायोफिब्रिल अगर 2500 पर फाइबर्स, एक मायोफिब्रिल 2500 फाइबर्स को रखता है। ये ऐसे दिखाई पड़ेंगे स्टार्टिंग में, ये डार्क बैंड एंड दैट इज द लाइट बैंड, डार्क एंड लाइट बैंड। क्या है डार्क एंड लाइट बैंड? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दो टाइप की प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और उस लाइन को हमने बोला क्या, प्रोटीन क्या बोला था हमने, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन हमने बोला था। अब देखिए क्या है चीज, समझिए। आप ये जो थिन प्रोटीन देख रहे हैं, ये प्रोटीन हमारी, ये वाली प्रोटीन ये हमारी होती है एक्टिन, ये हमारी एक्टिन प्रोटीन है। और जो डार्क देख रहे हैं ना, ये होती है मायोसिन। मायोसिन, इस मायोसिन में अभी आप देखेंगे ऐसे ऐसे कुछ आउटग्रोथ निकली होती है प्रोटीन्स की। ये बेसिकली एज अ हुक लाइक इसमें फंस जाती है, और हुक लाइक फंसने पे इसको सिकोड़ती है। तो पहले दो प्रोटीन्स को देख लें। हमारी एक प्रोटीन है एक्टिन, दूसरी प्रोटीन है मायोसिन। एक्टिन प्रोटीन लाइट वेटेड होती है, मायोसिन डार्क होती है। अब देखिए जिस जगह पर केवल एक्टिन मौजूद है, केवल एक्टिन, देखिए प्रोटीन यहाँ मौजूद है, केवल एक्टिन, यहाँ पर आपकी मायोसिन नहीं है, तो ये बैंड आपको लाइट दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है, सॉरी मतलब लाइट दिख रहा है। इसी को हमने बोला क्या, आई बैंड, ये हमारा आई बैंड है। तो लाइट से आई मत समझिएगा, लाइट से आई को आइडेंटिफाई मत करिएगा। इस आई का मतलब होता है आइसोलेटरल, आइसोलेटरल, आइसोलेटरल होती है, सिंगल लेयर की बनी, तो सिंगल केवल एक्टिन पाई जा रही है, आइसोलेटरल होती है, उसको हमने क्या नाम दिया, आई बैंड। अब देखिए जिस जगह पर एक्टिन और मायोसिन दोनों है, सिंपल सी बात है यार, एक अकेली सिंगल लाइन होती तो लाइट दिखती, लेकिन सिंगल के साथ डबल लाइन है, तो ये आपको कैसा दिखता है, ये आपको डार्क दिखता है, ये होता है आपका डार्क, तो इसको बोलते हैं ए बैंड, ए बैंड। तो यहाँ पे डार्क से ए मत समझिएगा, ए का मतलब हो गया एन आइसोलेटरल, यहाँ लिख देता हूं एन
आइसोलेटरल। एनाइसो मतलब दो लेयर्स है, एक एक्टिन प्रोटीन भी साथ में लगी हुई है, दूसरा हमारी मायोसिन प्रोटीन लगी हुई है। दो प्रोटीन कोलैप्स कर रहे हैं, दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ये थोड़ा सा डेंस दिखाई पड़ेगा। और ये आपको, क्योंकि जहां पर सिर्फ एक्टिन है, आइसोलेटरल है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा लाइट। ये हमें लाइट दिख रही है, ये डार्क है, लाइट डार्क। तो देखिए आई बैंड ए बैंड, लेकिन हम दिमाग को समझाने के लिए कह सकते हैं कि लाइट थी तो LIGHT लाइट है, तो आई लगा दिया, आई बैंड हो गया। डार्क में DA है तो डार्क का ए बैंड हो गया। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आई बैंड और ए बैंड। अब देखिए समझ गया ना, ये एनाटॉमी समझते चलिएगा। अब डार्क और लाइट का खेल खत्म हो गया। अब एच जोन क्या होता है? अब देखिए डार्क बैंड वाले में भी बीच में फिर से हल्की लाइट जोन दिखती है हमें। इस बैंड को जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन है, देखिए सिर्फ मायोसिन है, यहां पर नहीं आ रही, देखिए यहां पर एक्टिन नहीं पहुंच पा रही, तो एक्टिन पहुंच जाती पूरी, लेकिन यहां पर एक्टिन नहीं आ पा रही। तो जिस जगह पे एक्टिन नहीं आ पा रही है, सिर्फ मायोसिन है, उसको एच जोन नाम दे दिया गया। ये कितना इस डायग्राम में छिपी थी कहानी, इसको एच जोन नाम दे दिया गया। चलो भाई एच जोन दे दिया गया। अब आप देखें अगर तो ये हमारा एक्टिन था, इधर भी एक्टिन होगा, इधर भी एक्टिन होगा, फिर उधर मायोसिन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए दो डार्क बैंड के बीच की जो गैप है, दो एक बैंड के डार्क एक पीछे का डार्क, इनके बीच का जो बैंड, इसको बोलते हैं, जो लाइन जाती है एक सीधी सीधी, इसे जेड लाइन कहते हैं। दो डार्क बैंड के बीच में जो सिंगल सी लाइन जा रही है उसे बोलते हैं जेड लाइन। और इस जेड लाइन में यही मसल्स कंट्रक्शन होता है, जेड लाइन के पास ही मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। इधर से ये सिकुड़ेंगे, इधर से वो सिकुड़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और इस पॉइंट को हम सार्कोमियर कहते हैं। जहां पे कंस्ट्रिक्शन होता है, जिस जगह पर सिकुड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, उस जगह को हम सार्कोमियर नाम दें। ठीक है, चलिए देखिए कुछ डायग्राम नीचे बचता है। तो ये था स्ट्रक्चर आपका, एनाटॉमी थी मसल्स की। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लाइन पे लगे। ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। थोड़ा सा इंटरनल चॉइसेस दिए हैं यहाँ पे मैंने। तो ड्रा एनाटॉमी ऑफ मसल्स, एनाटॉमी आपने मसल्स पढ़ ली या आपका मन नहीं है, आपको करना है टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, तो अपने पास उसकी भी व्यवस्था है। टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम पे चलते हैं। चलिए भाई टीएस ऑफ स्टेम पे देखिए, पहली बात आती बात की सर स्टेम जो टीएस है मोनोकॉट और डाइकॉट। तो मोनोकॉट का मतलब सिंगल कॉटिलिडनस, यानी ये स्टेम आपको दिखाई पड़ेगी बेसिकली बीच में या राइस हो, ऐसी जगह पर आपको इस तरीके के कट करेंगे, टीएस को कट करें। तो मान लीजिए कोई स्टेम है, ये स्टेम है, हमने स्टेम को यहाँ से कट किया इसी वजह से, तो आपको क्या दिखेगा ये स्फेरिकल शेप में। जैसे रेडिस घर में कट करते हैं, सैलेड कट करते हैं, तो स्फेरिकल शेप में आपको दिखा, देखिए ये स्फेरिकल शेप है, और स्फेरिकल शेप में सिर्फ इतना आपको दिखाया जा रहा है। तो ये जो डायग्राम है सिर्फ इतने का डायग्राम, ध्यान से समझिएगा। स्फेरिकल शेप में पूरा दिखाई पड़ेगा, और उस स्फेरिकल शेप का एक छोटा सा पीस, जैसे पिज्जा को कट कर लेते हैं तो वैसे ही छोटे से पीस को निकाला है, आपको दिखाया गया है। चलिए सबसे पहले हमें याद रखना है, स्टेम की बात करें तो स्टेम में क्यूटिकल लेयर मौजूद होती है, जैसे लीफ में है क्यूटिकल लेयर है। और हमेशा क्यूटिकल लेयर यानी प्लांट में कभी भी आपको स्ट्रक्चर पड़े, चाहे वो लीफ पड़े, चाहे वो रूट पड़े या फिर स्टेम पड़े, उसके एनाटॉमी जब भी आप देखेंगे तो आपको पहली जो लेयर मिलेगी वो एपिडर्मिस से मिलेगी। तो याद रखना सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर जो भी हमारी होगी वो आउटर मोस्ट लेयर हमारी होगी एपिडर्मिस, फर्स्ट लेयर। स्टेम है क्योंकि स्टेम की गिरफ्त बढ़ती है, स्टेम की मोटाई बढ़ती है, तो स्टेम में एक अनदर लेयर होती है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, उसका नाम है हाइपोडर्मिस। पहली एपिडर्मिस, सेकेंड हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में कहीं ना कहीं क्लोरोफिल के कुछ बड़ी सेल्स पाई जाती हैं, इसे हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं।
और देखिए इस बंदर के चेहरे वाली चीज दिखाई पड़ रही है ना, ये हमारे वैस्कुलर बंडल है, ये एक वैस्कुलर बंडल है पूरा ऐसे, ये दूसरा वैस्कुलर बंडल है पूरा, ये तीसरा वैस्कुलर बंडल है पूरा। वैस्कुलर बंडल में क्या होते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं, चाहे वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू हो या फिर फूड कंडक्टिंग टिश्यू हो। तो ये देखिए आपका वैस्कुलर बंडल। अब देखिए वैस्कुलर बंडल के बाद जिसमें वैस्कुलर बंडल पड़े हुए हैं, जो बेसमेंट सेल्स हैं उसे हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू, पहले चार चीज दिमाग में डाल लीजिए आप, क्या, एपिक्यूटिकल, देन दिखते रहिए, एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, देन हमारे वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म में फैले, देखिए स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल फैले हुए हैं। एंड अब जो वैस्कुलर बंडल के पास चलेंगे तो वैस्कुलर बंडल है कहाँ पे, तो वैस्कुलर बंडल जिस बेस टिश्यू पे है उस टिश्यू को हम नाम दे रहे हैं क्या, ग्राउंड टिश्यू। और उस ग्राउंड टिश्यू पे हमारे वैस्कुलर बंडल, देखिए वैस्कुलर बंडल क्या क्या है, फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम लैक्यूना एंड बंडल सीथ। क्या है, फ्लोएम है, मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है एंड बंडल क्या है, सीथ है। अब देखिए फ्लोएम का जो फंक्शन है, फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, ट्रांसलोकेशन। मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम का क्या होता है, देखिए प्रोटोजाइलम का मतलब ये होता है कि जो जाइलम पहले बना है, जो जाइलम पहले बना है वो प्रोटोजाइलम होता है, जो बाद में बनता है उसको मेटाजाइलम कहते हैं। तो प्रोटोजाइलम छोटे होते हैं, मेटाजाइलम बड़े होते हैं। तो जब किसी भी टाइप के वैस्कुलर बंडल में प्रोटोजाइलम सेंटर पे हो, मेटाजाइलम बाहर हो, तो ऐसे जाइलम के टाइप को एंडार्च कहते हैं, ऐसे को हम एंडार्च नाम देते हैं। तो प्रोटोजाइलम प्राइमरी जाइलम होते हैं, मेटाजाइलम सेकेंडरी जाइलम होते हैं, कैविटीज ज्यादा होती है ना। चलिए, तो ये ट्रांसफर सेक्शन था, टीएस था हमारे मोनोकॉट स्टेम का एग्जाम में अच्छे से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कलरफुल नहीं बनाना। आप सेल्स बनाइए, सेल्स की बात बता दें तो सेल्स जैसे एपिडर्मिस जैसे बनाना तो ऐसे कुछ करके ये ऐसे ले लिए, ऐसे ऐसे अपनी को ऐसे जोड़ते चले जाइए, ऐसे हनीकॉम्ब लाइक ऐसे बनता चला जाएगा और दुनिया को लगेगा कि आप पहचान बादशाह हैं। सेल बना लीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे बनाते चले जाएंगे, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, लाइन लगी हुई सवालों की। डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन। टेंडन और लिगामेंट में क्या डिफरेंस है, टेंडन है नहीं है भाई, टेंडन है। तो डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन, लिगामेंट का जो फंक्शन होता है ये बोन से बोन को अटैच करता है, आपकी बोन को अपनी जगह पर बनाए रखेगा। टेंडन का मसल्स होता है कि मसल्स को बोन से जोड़ के, तो अगर आपकी बाइसेप है, बाइसेप गिर जाती है, नीचे लटक के गिर जाए, अपनी जगह पे है, तो बाइसेप्स को जो जोड़ रहा है तुम्हारी बोन से, वो जो स्ट्रक्चर है वो है टेंडन। और लिगामेंट क्या है, आपकी टू बोन्स को जोड़ने का काम करती है। राइट द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन आता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में सिमिलरिटीज क्या है, तो ये मत लिख दीजिए दोनों सेल ऑर्गेनल्स हैं, देखिए खास सिमिलरिटी क्या है। बहुत से बच्चे लिख देते हैं कि बोथ आर प्रोड्यूस एटीपी। क्यों दिमाग लगाते हैं एटीपी का, क्योंकि लाइट रिएक्शन में भी एटीपी जनरेट होती है, तुमको लगता है हाँ एटीपी ये भी बना रहा है, एटीपी भी बना रहा है, लेकिन इस सिमिलरिटी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास दूसरी सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी ये है कि बोथ पॉजेसेस सर्कुलर डीएनए, दोनों के पास सर्कुलर डीएनए होता है, इसीलिए इन्हें सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल के नाम से भी जाना जाता है। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल क्यों, क्योंकि दोनों में सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है। तो एक ये सबसे बढ़िया सिमिलरिटीज है, बाकी तो फिर इट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, देन ये भी कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, फिर से 75 बन जाएंगे। लेकिन जो आपको एग्जाम में लिखना है वो ये लिखना है कि बोथ पॉजेसेस सर्कुलर डीएनए। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 2 नंबर के लिए। तो भाई चलिए आपको प्रोटीन के बारे में बता दें। सबसे पहली बात है कि समझ जाइए कोई भी प्रोटीन्स होती है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड से मिलकर, और अमीनो एसिड लगने के बाद कुछ प्रोटीन्स नॉर्मल चेन में हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स चेन बना लेती हैं, कुछ इससे भी कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स चेन जुड़ गई आप में, और कुछ 2 जैसी जुड़ी हुई और आ गई। यानी जब स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाता है तो सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक की बात पहुंचा है,
तो प्रोटीन दो 4 टाइप्स की होती हैं। कैसे, चलिए देखते हैं फ्लो चार्ट पे प्रोटीन को समझते हैं। हमारे पास देखिए छोटे छोटे जो आप पार्टिकल देख रहे हैं ये शो कर रहे हैं हमारे अमीनो एसिड्स को। ये हमारे अमीनो एसिड को शो किया जा रहा है। जब स्टार्टिंग में अमीनो एसिड्स बनते हैं यानी अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है, बनाने का काम कौन करता है? बनाने का काम करते हैं हमारे सबसे पहले डीएनए। डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाई जाती है। और इसी को हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा है वो इसी मेथड के थ्रू चल रहा है। तो अमीनो एसिड की चेन ने बनाया। अब देखिए जब इनिशियली जब एमआरएनए से चेन बनेगी, जब एमआरएनए से प्रोटीन की चेन बन के आएगी तो वो सिंपल होती है, सिंगल चेन होती है। सिंगल चेन है, सिंपल, अभी किसी भी तरीके से एक्टिव फॉर्म में नहीं है। प्राइमरी प्रोटीन यानी जो बन के आई है अभी एमआरएनए से, वो कोई काम नहीं कर पाएगी, उसमें मॉडिफिकेशन होंगे। तो हमने ऐसी प्रोटीन को नाम रख दिया प्राइमरी प्रोटीन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया प्रोटीन का। सिंपल है बेचारी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, बड़े क्या होना मतलब मैच्योर होना चालू हुई, इन्होंने आप देखें कॉइल फॉर्म बना लिया। यानी अभी जो सिंपल थी अभी कॉइल्ड हो गई हैं। तो हमने 2 टाइप देखने को मिल गए। एक देखिए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट, दूसरा अल्फा हेलिक्स। ऐसी प्रोटीन बेसिकली जैसे एग्जांपल में देता हूं उसका मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, ये मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है, टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है। कहाँ होता कहाँ है? ये होता है हमारे मसल्स में, जिसका मसल का कलर रेड हो जाता है। तो जिस जगह पे बहुत ज्यादा मायोग्लोबिन पाई जाती है उस जगह पे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक कार्यक्रम हो रहा होता है। अब इसमें भी क्वेश्चन आएगा कि रेड मसल्स क्या होती है, व्हाइट मसल्स। तो जिस जगह पे मायोग्लोबिन पाया जा रहा है ज्यादा क्वांटिटी में, वो मसल्स आपको रेड दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग? रेड मसल्स। और जहां पर नहीं पाई जा रही मायोग्लोबिन तो वहां पर कोई पिगमेंट नहीं आएगा, वहां पर कोई कलर नहीं आएगा। और जब कलर नहीं आएगा तो उसको क्या बोला हमने? वो हमारा क्या बनेंगे? व्हाइट टिश्यू, व्हाइट प्रोटीन्स। तो बात आती है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन कहां पाई जा रही है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वाइड बन जाते हैं, यानी कि देखा जाए तो हेलिक्स बन जाता है। और ये जो पाई कहां जा रही है, एग्जांपल है तो मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है हमारी। इस मायोग्लोबिन का फंक्शन होता है एज अ लाइक हीमोग्लोबिन काम करता है, हमारे मसल्स में ऑक्सीजन के स्टोर करके रखता है, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम हमारा मायोग्लोबिन करता है। अब जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी क्वाइल्ड हो जाते हैं, हाईली देखिए अब तो 3D स्ट्रक्चर दे देते हैं, बहुत क्वाइल्ड हो जाते हैं, 3D स्ट्रक्चर को उतार हो जाते हैं, यानी बेहतरीन तरीके से क्वाइल्ड हो गए। अब जब ये क्वाइल्ड हो गए तो अब इन्होंने एक नई चीज बना दी, वो हो गया टर्सरी प्रोटीन। कहा जाएगा टर्सरी प्रोटीन। अब टर्सरी में क्या खास बात है? तो क्या टर्सरी प्रोटीन में आप देखना जगह जगह पे कुछ जगह दिख रही है उनको, और जगह को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट से ही ये किसी सबस्ट्रेट से जुड़ता है, यानी अब सबस्ट्रेट का नाम आता है, आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे। तो ये हमारा एंजाइम ही होता है। टर्सरी सबसे ज्यादा एक्टिव मानी जाने वाली हमारी प्रोटीन है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो फंक्शनल होती है, और यही होते हैं हमारे एंजाइम। तो एंजाइम जो हमारे हैं वो टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। तो पहला अभी बनके तैयार हुई है, प्राइमरी है। दूसरा थोड़ी बहुत क्वालिंग हुई है, सेकेंडरी, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एंड थर्ड जब वो हाईली क्वाइल्ड आते हैं, वोलन बॉल लाइक 3D स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो हो जाता है कि हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर। तो इसका एग्जांपल अगर बात करते हैं हीमोग्लोबिन। एंड लास्ट उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, पहले ये थे फिर वो आए फिर ये, एंड लास्ट इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का मतलब है कई टाइप की प्रोटीन्स, प्राइमरी सेकेंडरी डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स आकर के क्लस्टर बना देती हैं, और ये हो जाता है हमारा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो कई टाइप के ये भी मिल जाएंगे, और भी प्रोटीन्स आएंगे, आप हमको कंज्यूमेंट हो जाएंगी। और
और बनाएंगे क्या, टर्सरी क्वार्टरली स्ट्रक्चर। तो ऐसा जो क्वार्टरली स्ट्रक्चर है वो हीमोग्लोबिन है, सॉरी ये आंसर याद आएगा, याद आएगा। हीमोग्लोबिन हमारा क्वार्टरली स्ट्रक्चर होता है। तो एग्जांपल याद रखिए, क्वार्टरली स्ट्रक्चर क्या, हीमोग्लोबिन। ये फ्लो चार्ट पॉज कर लीजिएगा, इसकी पिक बना लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, तब तक आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा चलता है भाई किस पे, write a short note on archegonium. Archegonium is a female reproductive organ of, it is a female reproductive आर्चेगोनियम पे शॉर्ट नोट देना था। आर्चेगोनियम क्या है हमारे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि एग, नेक सेल और बेस सेल से बना हुआ है। ये जैसे बड़े प्लांट्स में गाइनोसियम होता है, ऐसे यहाँ पर आर्चेगोनियम होता है। ये आर्चेगोनियम अपने अंदर ओवम रखती है, यानी एग सेल। ये उसके ट्यूब है, तो आर्चेगोनियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। किसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये पाया जाता है बेसिकली हमारे मॉस से स्टार्ट होता है, यानी कि फाइलम ब्रायोफाइटा, वहां से स्टार्ट होते हैं हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और वो है हमारा आर्चेगोनियम। डिफाइन प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या होते हैं, तो स्टैनली प्रूसिनर ने डिस्कवर किया था इसको, प्रूसिनर ने देखा था कि ये पार्टिकल कुछ काऊ के ब्रेन में अटैक करते हैं। इनके पास इनका आरएनए होता है, ये एक सेल जैसे होते हैं हमारे प्रियॉन्स, और ये बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो आपकी सेल्स पे अपना कब्जा जमा लेते हैं, और ये काफी खतरनाक कंडीशन होती है। तो ये होता है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या लिखेंगे आप, क्या है, एक कह सकते हैं आप हाइब्रिड ब्रीड थी, जैसे कोरोना था, ऐसे इसका नाम क्या रखा है, प्रियॉन्स। माइकोराइजा, अब सवाल था सर माइकोराइजा क्या है, तो माइकोराइजा इज अ एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइफी प्लस root of large plants. Root of large plant. तो माइकोराइजा क्या है, फंगल हाइफी है, और लार्ज जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, इनके रूट से जुड़े होते हैं। तो होता क्या है इसमें, तो आप लिखेंगे द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइफी एंड रूट ऑफ लार्ज प्लांट्स। इसमें मिलता क्या, देखिए फंगस क्या करता है, फंगस को चाहिए होता है भाई न्यूट्रिशन, बिकॉज़ फंगस एक सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये फंगस क्या कहते हैं भाई तू हमें खाना दे दो, तू हमें न्यूट्रिशन दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें मिनरल्स दूंगा, वाटर दूंगा, और तुम्हें रूट्स पे फैलने वाली बीमारियों से बचाऊंगा, मैं खुद सबको निपटा दूंगा। तो इतनी बड़ी दोस्ती होती है, तो भाई इसी दोस्ती को नाम रखा गया है माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, कह रहे हैं गिव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टर्स की बात करें तो आर्थ्रोपोड में सारे इंसेक्ट रखे गए हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक कि आर्थ्रोपोड्स की बॉडी सेगमेंटेड होती है, आर्थ्रोपोड्स की बॉडी में जॉइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स की
कि बॉडी में हीमोलिम्फ नाम का ब्लड पाया जाता है जो कि व्हाइटिश कलर का होता है। आर्थ्रोपोड्स में 2 आइज पाई जाती हैं, 2 टाइप्स ऑफ आई, सिंपल एंड कंपाउंड आइज पाई जाती हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कॉर्डेट्स के, बड़े कॉमन से कैरेक्टरिस्टिक्स आर्थ्रोपोड्स के। अब आते हैं कॉर्डेट्स की बात। कॉर्डेट भी महान है। क्यों? कॉर्डेट्स सबसे पहले कि कॉर्डेटा से लिया गया, तो इनमें वर्टिब्री कॉलम पाई जाती है, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, इनका जो हर्ट होता है ना, वो हर्ट किस साइड होता है? वेंट्रल साइड। वेंट्रल मतलब नीचे की तरफ। भाई अगर आपने आपको बेंड कर लिया तो नीचे की तरफ वेंट्रल साइड चला गया। एंड इनकी वर्टिब्री कॉलम डॉर्सल सरफेस पे होती है। ये कैरेक्टर हो गए। इनमें ब्लड पाया जाता है, ओके, ब्लड पाया गया। एंड अगर बात करें तो जो हमारे कॉर्डेट्स होते हैं, इन कॉर्डेट्स में हिपैटोपोएटिक सिस्टम पाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉर्डेट्स में मिलता है, यूनिवर्सल पॉइंट है हिपैटो हिपैटोपोर्टल सिस्टम, हिपैटोपोर्टल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, हिपैटोपोर्टल या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। आप चाहे तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कर लें। यानी जो ब्लड होता है डायरेक्ट इंटेस्टाइन से वेना कावा में नहीं जाता, वो जाता है पहले लीवर के पास। लीवर उस फूड को बैलेंस करता है, देन उसको वेना कावा में भेजता है। तो ये काम हमारे करते हैं कॉर्डेट्स। ये एक यूनिवर्सल पॉइंट है। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। 21 मार्क्स ले चलिए भाई, सेक्शन बी पे आ जाते हैं। तेजी से भागते हुए हम लोग क्वेश्चंस को पार करते हुए अब पहुंचे हैं सेक्शन बी पे, जहां पे 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं। थ्री मार्क के क्वेश्चन। चलिए सवाल चालू किया जाए। क्वेश्चन है, हु proposed the 5 kingdom classification, एंड इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, नेम द 5 kingdom and main criteria used by him for classification of organism। ओके, क्या है propose the 5 kingdom classification? तो भाई 5 kingdom classification को propose करने वाले साइंटिस्ट का नाम था, उनका नाम था विट्रिकर। उनका नाम था विट्रिकर, जिन्होंने दिया था, पूरा नाम था आर.एच. विट्रिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 5 किंगडम एंड मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय हिम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने क्या क्राइटेरिया यूज किया था। तो चलिए देखते हैं, आपको क्राइटेरिया बताते हैं। सबसे पहली बात तो विट्रिकर ने जो क्राइटेरिया लिया वो लिया सेल स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हमने बात करी सेल स्ट्रक्चर पे, यानी कि वो सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। सेकंड, इन्होंने जो बेसिक पैटर्न लिया वो था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। थर्ड, उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी चुना, तभी तो उन्होंने किंगडम फंजाई में सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म फंजाई को रखा, किंगडम प्लांटे में ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को रखा, किंगडम एनिमलिया में हेटेरोट्रॉपिक, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन का भी इनके दिमाग में चल रहा था। पहले इन्होंने सेल साइज एंड शेप, फिर स्ट्रक्चर पे लिया, सेल साइज एंड शेप यानी यूनिसेलुलर, मोनोसेलुलर, मल्टीसेलुलर। फिर उन्होंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी लिया है कि भाई न्यूक्लियस पाया जा रहा नहीं पाया जा रहा। देन उन्होंने न्यूट्रिशन के बिहाफ पे भी लिया कि न्यूट्रिशन का क्या है इनके पास सोर्स, किस सोर्स से खाना खाते हैं। हिसाब से इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया, जहां पर आपको याद होगा किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया जैसे हमारे कुछ पार्ट हैं। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विद एग्जांपल। चलिए भाई पहले टाइप्स ऑफ टिश्यू बता देते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, चलिए एपिथेलियल टिश्यू बता देते हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। पहली बात तो ये दिमाग में रखना होगा कि जो एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास होती हैं, ये टिश्यूज एपिथेलियल टिश्यू 3 टाइप्स की, आप
सा करिए, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। इसी को स्ट्रैटिफाइड भी कह देते हैं। सिंपल में आप जाएंगे तो आपकी मुलाकात होगी स्क्वैमस क्यूबॉइडल कॉलमनर थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, और जाएंगे तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में हमारे का मतलब है मल्टी लेयर टिश्यू, मल्टी लेयर। ओके, अब एग्जांपल की बात करते हैं। तो ये तो हमारे टाइप ऑफ हो गए टिश्यूज के, कि एपिथेलियल टिश्यू को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला सिंपल है और दूसरा कॉम्प्लेक्स है। सिंपल में क्या होंगे, सिंगल सेल से बनी हुई है, इसमें और कोई कंबाइंड। कॉम्प्लेक्स में क्या मल्टी लेयर हो जाती है, इसी को स्ट्रैटिफाइड भी कह देते हैं। इसी का अनदर नेम है स्ट्रैटिफाइड टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड टिश्यू। सिंपल में स्क्वैमस, स्क्वैमस कैसे होती है, फ्लैटेंड होती है, फ्लैटेंड सिंगल लेयर फ्लैटेंड टिश्यूज होती है, जबकि इधर मल्टी लेयर्ड होंगी स्ट्रैटिफाइड में। अब स्क्वैमस के भी टाइप किए ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल्स होंगी, ऐसे क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स। कॉलमनर सिलिंड्रिकल सेल्स होंगी, सिलिंड्रिकल सेल्स। सीलिएटेड, अगर इसी में सीलिया निकाला, जैसे हमने पढ़ा कि सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहां पाई जाती है, ट्रैकिया के इनर लाइनिंग में। तो अगर इसमें सीलिया निकला है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकला है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब इसी में कुछ ग्लैंड्स होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू होती है, जिनसे कुछ ना कुछ सेक्रेशन होता है, दे में बी एंजाइम या फिर हार्मोन्स, एंजाइम और हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं, तो वो ग्लैंडुलर टिश्यू में आती है। अब देखिए स्क्वैमस का, देखिए एक आपको फंडा बता दूं, स्क्वैमस जो पाया था बेसिकल स्किन पे, माउथ के अंदर, ओके, यहां पर ब्लड वेसल्स में, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उस जगह पर भी हमारी क्या पाई जा रही है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है। क्यूबॉइडल, ये आपकी डक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की डक्ट में मिल जाएंगी, थायराइड ग्लैंड की डक्ट में ये पाई जाती है हमारी क्यूबॉइडल। फैरिंक्स में मिल जाएंगी, स्टमक में मिल जाएंगी हमारी क्यूबॉइडल, नॉर्मल क्यूबॉइडल बट नॉट सीलिएटेड। कॉलमनर एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में मिलेंगे, स्टमक में मिल जाएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में मिल जाएंगे। यही तो मिलते हैं हमारे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ट्रैकिया पे। ग्लैंडुलर आप जानते हैं हमारे सैलिवरी ग्लैंड है इस जगह पर ग्लैंडुलर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटिफाइड जो मिलते हैं, ये स्ट्रैटिफाइड हमें सोल के पास मिल जाएंगे, तलवों पे थोड़े से ठीक होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये आप देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू में। तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ये आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैंक्रियाज इन मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। तो देखिए डाइजेशन के मैकेनिज्म में पैंक्रियाज का एक बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है चलिए जानते हैं। फिर से पेज लेते हैं। तो रोल ऑफ पैंक्रियाज, क्या रोल है पैंक्रियाज का।
पैंक्रियाज से रिलीज होता है पैनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज होगा? पैनक्रियाटिक जूस। इस जूस में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, जैसे पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जैसे TFC, इसी को हम लाइपेज भी कहते हैं, जैसे कार्बोक्सीपेप्टिडेज, सबके अपने अपने फंक्शन हैं। ट्रिप्सिन पेप्टाइड्स पे, प्रोटीन्स पे, जो भी आप खाते हैं उनको डाइजेस्ट करके पेप्टोन्स या फिर अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो भी आप स्टार्च बचा कुचा है उस स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, माल्टोज शुगर में कन्वर्ट किया गया, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है। स्टीएप्सिन, जो भी लिपिडाई है, इमल्सिफाइड फैट है, उसको फैटी एसिड प्लस ग्लाइसेरॉल में ब्रेक डाउन करता है। जो भी आपका इमल्सिफाइड फैट होता है, जहाँ से कि वो बाइल जूस से उसका इमल्सिफिकेशन हो जाता है, स्मॉल ड्रॉपलेट से ब्रेक कर दिया जाता है, वो इमल्सिफाइड फैट को, लिपिड को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये भी हमारी प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। तो रोल ऑफ पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकला और ये सारे एंजाइम्स निकले। ये सारे एंजाइम्स आपको लड़का लगे और रिएक्शन लग कर डालिए, थ्योरी तो अपने आप इस पे बन जाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग मोनोइसियस प्लांट। अरे भाई, मोनोइसियस प्लांट का मतलब होता है जिन प्लांट्स में, मोनोइसियस प्लांट का मतलब होता है जिन प्लांट्स में, जो प्लांट्स मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर को बियर करते हैं, मेल फ्लावर को भी एंड फीमेल फ्लावर को भी, बट अ सिंगल प्लांट, एक सिंगल प्लांट पे मेल फ्लावर को भी बियर करने का काम कर रहा है, फीमेल फ्लावर को भी बियर करने का काम कर रहा है, आप उसको क्या बोलेंगे? मोनोइसियस प्लांट। क्रॉसिंग ओवर, ये टर्म आएगा। क्रॉसिंग ओवर क्या है? द एक्सचेंजमेंट of DNA segment with non-sister chromatid is called crossing over। और इसी क्रॉसिंग ओवर का क्या आते हैं? वेरिएशंस जनरेट होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंजमेंट ऑफ DNA segments in between non-sister chromatid called crossing over। पार्थिनोकार्पी, नॉर्मल कंडीशन पे कोई भी ओवरी फ्रूट तब बनती है जब फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब कभी भी फॉर्मेशन हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फॉर्मेशन हो रहा है फ्रूट का, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, यानी ये जो फिनोमेना है। और जो फ्रूट हमारा तैयार होगा उसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स सीडलेस होते हैं या सीड होते भी हैं तो वायबल नहीं होते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। चलिए भाई, साइनोवियल जॉइंट को समझ, साइनोवियल जॉइंट क्या होता है। आइए, साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर एक फ्लूइड फिल होता है,
लेक्चर पे जाएंगे तो आपको जॉइंट्स मिलेंगे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट डायग्राम बना रहा हूँ। लेक्चर के पूरे जॉइंट का स्ट्रक्चर दिया गया है, मैंने पूरा जॉइंट एक्सप्लेन किया, आपको वहाँ पे अच्छे से इसका आंसर मिल जाएगा। ये लिगामेंट है, ये अंदर एक फ्लूइड फिल होता है, इसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। अंदर जो खाली कैविटी देखते हैं इसे आप बोलते हैं साइनोवियल कैविटी या साइनोवियल कैप्सूल, साइनोवियल कैप्सूल। यहीं पर आपकी कॉर्टिलेज लगी होती है। ये एक बोन है जो बॉल साइड आपको दिखाई पड़ रही है, एक इधर बोन है, सॉकेट साइड में आपको बोन दिखाई पड़ रही है, और इन दोनों बोन्स के बीच में एक फ्लूइड फिल होता है, एक ट्रांसपेरेंट लुब्रिकेशन फ्लूइड होता है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इस साइनोवियल फ्लूइड का क्या होता है, दोनों बोन्स के जब चल रहे होते हैं आप तो फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। तो ऐसे जो ज्वाइंट होते हैं, ये ज्वाइंट बेसिकली हमारे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, और साइनोवियल ज्वाइंट्स हमारे बोन को आपस में फ्रिक्शन को रोकते हैं। और जब ये साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है ना, और जब कंडीशन बहुत अवस्थ होती है, तो आप ये समझ जाइए कि आर्थराइटिस जैसी बीमारियां होने के खतरे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 इन द ब्लड। ये मैंने अभी सीबीएसई के लास्ट पेपर में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे, लास्ट पेपर सीबीएसई का देखिए मेरा, कैसे मैंने CO2 का ट्रांसपोर्टेशन आप एक्सप्लेन किया अच्छे से, पूरा का पूरा ये क्वेश्चन उस पे रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से उस क्वेश्चन को देख लीजिए मेरे सीबीएसई वाले चैनल पे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्या है, इंस्पायरेशन है। ओके, चलिए इंस्पायरेशन पहले थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। नेफ्रीडियम, नेफ्रीडियम इज अ एक्सक्रीटरी, नेफ्रीडियम इज द excretory organ। नेफ्रीडियम एक excretory organ है। हेट्रोसिस्ट, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग सेल, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल है। कहाँ पाई जाती है बेटा, तो नॉस्टॉक में पाई जाती है। नॉस्टॉक क्या है, तो नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी की स्पीसीज है, इसे हम नॉस्टॉक कहते हैं। तो उस नॉस्टॉक और एनाबिना में नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल होती है, इसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स वाकिफ हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ऑर्गेनिज्म कॉकरोच, ऑर्गेनिज्म कॉकरोच। क्या करते हैं कॉकरोच भाई साहब, तो कॉकरोच में मैल्पिगियन ट्यूब्यूल, ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, गिव द कॉजेज एंड वन सिम्टम्स फॉलोइंग द डिसीजेस। चलिए डिसीज की बात करते हैं आगे चल के, पहले इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन, क्या होता है इंस्पायरेशन। मान लीजिए ये आपकी वर्टिब्री है, आपकी बैकबोन, ये आपकी स्टर्नम बोन है, फ्रंट वाली बोन है, पीछे बैकबोन है, और इस बैकबोन से जुड़ी हमारी कुछ रिब्स हैं, ये मैंने ऐसे कर दिया, ये रिब्स है, ये हमारा डायाफ्राम है। हमारे दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है उसे बोलते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके, हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कह रहा है इंस्पायरेशन को डिफाइन करें, दैट इज बैकबोन, बैकबोन, sternum, ribs, intercostal muscles
diaphragm. Okay, backbone, ribs, sternum, intercostal muscle and diaphragm. अब देखिए क्या होता है कि जब नॉर्मल कंडीशन पे, यानी हमारा लंग्स नॉर्मल कंडीशन में रहता है, तो डायाफ्राम डोम शेप होता है ऐसे, रिब्स हमारे पीछे की तरफ होती है, स्टर्नम भी अंदर की तरफ होता है। लेकिन जैसे ही हमारी डायाफ्राम के पास पाए जाने वाली मसल्स में कंस्ट्रिक्शन होता है, ये डायाफ्राम फ्लैटेंड कंडीशन पे आ जाता है, यानी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ पर इस जगह पे वॉल्यूम बढ़ गया। अब हमारी जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो श्रिंक करती है, सिकुड़ती है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जैसे सिकुड़ते हैं, हमारी जो रिब्स हैं ये आगे की तरफ उठ जाती है, ये आगे की तरफ उठ जाती है, और जैसे आगे उठते हमारा स्टर्नम क्या होता है, हमारा स्टर्नम आगे की तरफ बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर भी लेंथ बढ़ गई। तो एक चीज याद रखनी, सबसे पहले हमारा डायाफ्राम फ्लैटेंड हो जाएगा, दूसरा हमारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट होगा जिससे रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। डायग्राम कुछ ऐसा है, रिब्स नीचे, स्टर्नम बैकबोन, स्टर्नम एंड रिब्स, और बैक साइड पे डायाफ्राम, क्योंकि अच्छे से दिख सकता है, अगर स्टार्ट बनाता तो अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता। तो जब एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स में क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स आगे की तरफ बढ़ती है, स्टर्नम ऊपर की तरफ उठ जाता है, इधर फ्लैटेंड हो चुका है, यानी एंटीरियो पोस्टीरियर एंड डॉर्सो वेंट्रल, यह है डॉर्सो वेंट्रल, ऊपर से नीचे की तरफ एंटीरियो पोस्टीरियर, दोनों डायरेक्शन में हमारे जो वॉल्यूम है उस रिब केज का वॉल्यूम बढ़ता है। जैसे वॉल्यूम बढ़ता है हमारे लंग्स फैल जाते हैं, जैसे लंग्स फैले यहाँ का प्रेशर रिड्यूस हो गया, और आपको मैंने बताया था प्रेशर जब भी कम होगा, वॉल्यूम कम हुआ प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम घटेगा प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ जाएगी और इंस्पायरेशन को कंप्लीट कर देगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, पॉज करके देख लीजिएगा इसको, आगे चलते हैं। कह रहे हैं गिव द कॉजेज एंड वन सिम्टम ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। अच्छा ठीक है भाई, आइए फॉलोइंग डिसीज पे देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स और कॉजेज हैं। पेपर के कंप्लीशन पे करीब है, लेकिन बहुत करीब नहीं है, थोड़े करीब है। अल्सर, देखिए अल्सर क्या है कि आपके जो स्टमक है उस स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा एसिडिक होने के कारण चीजें, लोग पहले मानते थे कि एसिडिटी के कारण क्या होता है, अल्सर क्रिएट होता है, छाले पड़ जाते हैं, लेकिन नहीं। अभी हाल ही में कुछ साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया, उनका नेम नहीं याद आ रहा है, बड़ा अच्छा अल्सर। तो अल्सर का देखिए सिम्टम पहला क्या जाएगा, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन होगी, बर्निंग सेंसेशन। सिम्टम्स की बात करते हैं, कॉजेस क्या है कि देखिए बहुत सारे आप जो फूड खाते हैं उस फूड के भी इम्पैक्ट के कारण हमारे अल्सर्स हो सकते हैं स्टमक में। अल्सर्स केवल स्टमक में नहीं, अल्सर्स में बड़े बड़े एक देखा है जब कंडीशन बहुत बस्ट आती है तो छाले जिसे कहते हैं ना वैसे बन जाते हैं, तो बर्निंग सेंसेशन फील होती है, और नहीं ध्यान देंगे तो स्टमक की तो ऐसी की तैसी रहती है। अस्थमा, अस्थमा एक एलर्जी है, एलर्जी जो किसी भी एलर्जेंस हो सकती है, खासकर डस्ट पार्टिकल से, पॉलन ग्रेन से। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे आपके जैसे ही ये एलर्जेंस पहुंचते हैं, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसको रिमूव कर लेता है, इससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होती है, आपकी मसल्स डैमेज होने लगती हैं, मसल्स डैमेज हो जाएंगी, और जब आपको पता है कि मसल्स अगर डैमेज होंगी तो घटना क्या घटेगी, मसल्स अगर डैमेज होती हैं तो आप वीक होते चले जाएंगे, मस्कुलर एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। सेक्शन सी पे चलते हैं, जहाँ पे 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन से चलिए चलते हैं सेक्शन 15 पे, जहां पर 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। देखिए ये है क्या चीज, बेसिकली छोटे से लेकर बड़े प्लांट के बीच में कुछ हमारे पास लाइफ साइकिल्स का उनका तरीका होता है। उनकी जो लाइफ साइकिल्स होती है वो लाइफ साइकिल 3 टाइप्स की होती है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड कंडीशन बहुत लंबी होती है और डिप्लॉइड कंडीशन बहुत छोटी होती है।
हैप्लॉइड का मतलब क्या है, जैसे कि आपकी बॉडी में स्पर्म बना तो वहां से एक सफर चालू हुआ हैप्लॉइड, वो भी हैप्लॉइड है। अब वहां से चालू हुआ यानी आपके पेनिस से रिलीज हुआ स्पर्म, वो फर्टिलाइजेशन जब करेगा तब वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को जिएगा, डिप्लॉइड। अभी तो वो हैप्लॉइड है ना, क्यों हैप्लॉइड है, बिकॉज 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे लेकिन उसके पास तो 23 केवल। सेम ऐसे प्लांट्स में भी है, पॉलन ग्रेन उसकी हैप्लॉइड कंडीशन है और एक पूरा का पूरा प्लांट उसकी डिप्लॉइड कंडीशन होती है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमारे पास जिनमें हैप्लॉइड कंडीशन ज्यादा लंबी होती है, तो ज्यादा लंबी जो भी हो जाएगी साइकिल उसे आप बोलते हैं हैप्लॉन्टिक। तो यहाँ पर देखिए गैमीट्स वाला जब लंबी समय चल रहा है, जबकि डिप्लॉइड कंडीशन बहुत ही थोड़े समय के लिए आती है, बहुत ही थोड़े समय के लिए इस कंडीशन आई, तो ये बन गया क्या हमारा गैमीट हैप्लॉन्टिक। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं, जैसे ये प्लांट्स अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे इस प्लांट्स को गैमीट्स की लंबी रखती है, यानी ये जो फेज होता है ये होता है मॉसेस में पाया जाता है बेसिकली, क्योंकि मॉसेस में लंबे समय तक पाया जाता है क्या, उसकी हैप्लॉइड कंडीशन। जो प्लांट होता है उसमें मेल फीमेल ब्रांच होते हैं, उसमें हैप्लॉइड कंडीशन ज्यादा लंबी होती है। बी पे चले हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास डिप्लॉन्टिक कंडीशन ज्यादा लंबी, यानी कि ये उस जिंदगी को ज्यादा जिएगा, बॉडी में उस फॉर्म्स को ज्यादा पाया जाएगा जो डिप्लॉइड है। यानी एक प्लांट तैयार हुआ तो प्लांट की डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ज्यादा लंबी चलेगी। यानी ये जो है डिप्लॉन्टिक देखा जाए तो नॉर्मल जो हमारे पास प्लांट्स और ट्रीज हैं, खासकर हमारे एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म देखेंगे तो एंजियोस्पर्म में एक प्लांट हजारों साल सैकड़ों साल तक लगे हैं, हमारे नीम आम अमरूद कई साल तक लगे रहते हैं, यानी वो डिप्लॉइड कंडीशन काफी लंबी होती है, जबकि हैप्लॉइड बहुत छोटी होती है। क्यों छोटी होती है, जैसे पॉलन ग्रेन बने नहीं, कहीं पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, डिप्लॉइड कंडीशन चालू, हैप्लॉइड खत्म, तो हैप्लॉइड बड़ी सॉल्ट होती है। तो ये हैप्लॉइड जब सॉल्ट हो गई, ज्यादा क्या है डिप्लॉइड, तो आपको हमेशा रखना जो ज्यादा है उसी का नाम लिखना है, तो बन गया डिप्लॉन्टिक। तो जो भी हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को जीते हैं। अब दूसरे में आप देख रहे हैं लगभग 50-50% है, हैप्लॉइड भी है डिप्लॉइड भी है, तो जब दोनों बराबर है तो बोल दिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड भी है डिप्लॉइड भी है, तो क्या हो गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ऐसा बेसिकली फर्स्ट में पाया जाता है कि वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों कंडीशन को साथ में जीते। तो फ्लोचार्ट को पॉज करके पिक ले लीजिएगा इसकी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहते हैं कि फ्लोचार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन। देखिए बहुत ही फ्लोचार्ट का एंडोस्केलेटन का फ्लोचार्ट मैंने आपको बनवाया था, याद होगा आपको, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर करके। कुछ चीजों को मैं अपने लेक्चर पे छोड़ देता हूँ कि यही चीजें आपको हमारे लेक्चर पे मिलेगी, और शायद इसी बहाने आप हमारे लेक्चर को देखें तो थोड़े से व्यूज लाइक मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन को हमारे लेक्चर पे एज इट इज मैंने फ्लोचार्ट डाला हुआ है हमारे एंडोस्केलेटन सिस्टम पे, पूरे का पूरा पहले ही हमारे जो लेक्चर है उस पहले लेक्चर में देखिएगा, पहले लेक्चर में एंडोस्केलेटन का पूरा फ्लोचार्ट बना हुआ है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पे मैं आपको लेके चलता हूं। आ जाइए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। याद करिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्टिन और मायोसिन के बारे में बात करके बताया था कि एक्टिन और मायोसिन नाम के हमारे पास दो प्रोटीन्स पाई जाती है जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये वही दो प्रोटीन है। एफ आप देख रहे हैं, ये एफ हमारी एक्टिन है, और जो आप बी देख रहे हैं हमारी मायोसिन है, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन में 3 टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती है। देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन से काफी हेलिकल बनाते हुए जा रही है, एक है हमारी एफ एक्टिन, दूसरा ट्रोपोमायोसिन, थर्ड ट्रोपोनिन, 3 पाई जा रही है। यानी एक एक्टिन में जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, गोल गोल दिख रही है आपको, ये एफ एक्टिन है। आपको जो रोप लाइक दिख रही है ये हमारी ट्रोपोमायोसिन है। थोड़ी थोड़ी एक पर्टिकुलर डिफरेंस पे छोटे छोटे प्रोटीन्स पाई जा रही हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। तो याद रखना है, एक्टिन का डायग्राम ड्रॉ करना है, 3 पार्ट है, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ठीक है, नहीं ये हाँ ठीक है, ओके। अब आ जाइए हमारे मायोसिन पे। मायोसिन पे देखिए क्या दिख रहा है हमको, दो आप देख रहे हैं ऐसे स्नेक लाइक दिखाई दे रहा है आपको ना। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी मायोसिन की 2 चेन्स पाई जा रही है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है मायोसिन में, कॉइल्ड होती है, लेकिन एक जगह पे कॉइल्ड खुल जाती है, थोड़ा सा अपने हेड को बाहर निकाल लेती है। तो इस जो हेड को इन्होंने बाहर निकाल लिया, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। ये हमारा क्रॉस आर्म, देखिए आर्म्स में ऐसे क्रॉस कर लिए, तो ये वो हो गया। इसमें देखिए अपर साइड हेड होता है, इस हेड में 2 जगह पाई जाती हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट, जहां से ये एक्टिन से जुड़ेगा, इस वाली चेन से जुड़ेगा, तभी तो इनको जुड़ करके पीछे की तरफ खींचता है ऐसे, और मस्कुलर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। एटीपी बाइंडिंग साइट है, यहाँ से एटीपी, क्योंकि भाई मसल इसको सिकोड़ने के लिए
एनर्जी जरूरत पड़ेगी। एनर्जी के लिए यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट्स पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, स्ट्रक्चर है। किसके स्ट्रक्चर है? आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, व्हाई रेड मसल्स फाइबर वर्क्स फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। अब देखिए मसल्स फाइबर पे जो हम बात कर रहे हैं, देखिए मसल्स पे लेके आते हैं आपको। देखिए ब्रीदिंग की मैकेनिज्म मैंने अभी आपको बताई, इंस्पायरेशन, अभी मैंने आपको समझाया लास्ट में इंस्पायरेशन को। इंस्पायरेशन कैसे होता था? थोरैसिक रीजन पे जाएंगे, एब्डोमेन फ्लैटेंड हो गया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस पेज पे था इस क्वेश्चन का आंसर, इसलिए इसको नहीं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन का था, कैसे आप इंस्पायरेशन करेंगे, एयर कैसे अंदर आएगी, ये इंस्पायरेशन का था। अब इसी का जस्ट अपोजिट, यानी सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, डायाफ्राम नॉर्मल हो जाएगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल पीछे सिकोड़ देंगी, एक्सटर्नल फिर से अपनी री पोजीशन पे आ जाएगा, यानी सारी चीजें नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएंगी। जब सारी चीजें नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएंगी तो इसे हम क्या बोलेंगे कि अब वॉल्यूम कम हो गया, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी एयर बाहर की तरफ निकल जाएगी, और ये जो घटना घट जाएगी ये हो जाएगी क्या, एक्सपायरेशन। क्या बन जाएगा? एक्सपायरेशन। ओके, तो ब्रीथिंग की मैकेनिज्म तो वही सॉल्व हो जाएगी। है ना? Why are red muscles fiber work for a prolonged period? देखिए रेड मसल्स फाइबर क्यों फाइबर वर्क prolonged period while a white muscle fiber suffers from fatigue after shorter work. देखिए रेड मसल्स के पास अच्छा खासा मायोग्लोबिन होता है। अभी मैंने इस चीज को बताया भी था कि जहां पर मसल्स में हमारे मायोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जैसा पिगमेंट होता है, इसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रैप करना अपने साथ, तो ये ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। तो जिस जगह पर रेड मसल्स फाइबर होती है ना, उस जगह पे मायोग्लोबिन होता है अच्छा खासा, जिससे वो ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। एंड व्हाइट वाले के पास कोई मायोग्लोबिन नहीं होता है, तो ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है इनके पास। और सिंपल सी बात है यार मेरे भाई, जब ऑक्सीजन की कमी बनी रहेगी तो जल्दी थक जाएंगे ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा, यहाँ पर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने लगेगा यहाँ पर। जबकि जहाँ पर मायोग्लोबिन है बिंदास, वहां पर मायोग्लोबिन ऑक्सीजन फटाफट पड़ा है, तो ये अच्छा खासा वर्क करती है। ओके, चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी दिखाई देते हैं आपको। चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आ जाएं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम थोड़ा सा स्टाइलिश बनाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डायग्राम मैंने लेक्चर में दिया हुआ आपको समझाया, यहाँ पर थोड़ा सा आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने दिया हुआ है, या आप देख लें कैसे ड्रॉ करना है। अभी जिन्होंने मेरे लेक्चर्स को देखे हुए हैं वहाँ पर पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम को मैंने अच्छा खासा डिफाइन किया हुआ है। ओके, डबल लेयर हो गई है, अब कुछ alveolus बिठा दी जाए। alveolus alveolus हो गई है। फर्स्ट नोज, नॉस्ट्रिल, डायग्राम ड्रॉ करना था तो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। nasal sac या nasal chamber, then larynx, trachea, ये लेयर है लंग्स की, प्लूरा, lung, right and the left lung,
ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, एल्वियोलस। ओके, तो देखिए ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन का, जहां पर उसका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे लंग्स होते हैं। कि लंग्स के अंदर न्यूमरस एल्वियोलाई होते हैं। इन एल्वियोलाई के कारण ही हम एयर को अपने लंग्स में फिल कर पाते हैं। बाकी हमारे सब साथ में ट्रैकिया है, ब्रोंक्यूल्स हैं, लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं। तो ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको दिया गया, तो डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और इसी के साथ हम आपसे अब अलविदा लेंगे, क्योंकि हमारा पेपर आज का कंप्लीट हुआ। हमने अपने पेपर को अच्छे तरीके से अंजाम दिया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देके, फ्लो चार्ट्स देके। आपको अच्छे से वीडियो को पॉज करके देखना है और पेपर को तैयार कर लेना है। गाइस, ऐसे ही हम पेपर्स पे बात करते रहेंगे और नए नए टॉपिक पे चर्चा करते चलेंगे। लेकिन आपको इसके लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड आपसे फिर से कहता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मुलाकात करेंगे फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।